जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हमेशा की तरह लेकर अवेलेबल एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, GEO 102 यानी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग ज्योग्राफी का जो है दूसरा पेपर, जिनका कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके लिए दूसरा पेपर होगा ज्योग्राफी का, और जिन्होंने ज्योग्राफी को फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट नहीं माना है उनके लिए दूसरा पेपर है। तो स्टूडेंट, इस पेपर के टाइटल की बात करें तो आपको अपने कोड से अपने पेपर को याद रखना है स्टूडेंट कि आपका GEO 102 जिन स्टूडेंट का ज्योग्राफी उनको सबको ये पेपर देना ही देना है। इस पेपर के टाइटल की बात करें स्टूडेंट तो इसका टाइटल है फिजिकल ज्योग्राफी, जो 4 क्रेडिट का ये आपका पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये 2022-23 का पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका ये वीडियो है स्टूडेंट। ये जो 2023 में जनवरी में जो आपका पेपर हुआ था उसका वीडियो, उसका ये पेपर है जिसका हम आंसर जानेंगे। इससे पहले का भी हमने प्रीवियस ईयर का पेपर किया हुआ है, उसका भी आपको वीडियो में हमारे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या वीडियो सेक्शन में जाके यूट्यूब के आप वहाँ पे भी हमारा देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको GEO 102 का एक पेपर और मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच नहीं है, यानी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिलीफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ में क्या नहीं आता स्टूडेंट? तो इंसेलबर्ग जो है वो इस आपका ऑप्शन जो बी है इंसेलबर्ग, ये सेकेंड श्रेणी के उच्चावच नहीं है। और बाकी जो पर्वत, पठार और मैदान जो है ये सेकेंड श्रेणी के उच्चावच हैं। स्टूडेंट, ये पेपर आपका ज्योग्राफी 101 में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि इससे रिलेटेड उसमें द्वितीय तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की बात कर ली गई थी। तो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों ने GEO 101 जिनका पेपर नहीं है वो भी जाके उसके वीडियो को देख लेंगे, ताकि 3-4 क्वेश्चन आपको इस पेपर में उससे मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे महाद्वीप और महासागर जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी उच्चावच है, द्वितीय में पर्वत पठार होते हैं, और तृतीय में झील तालाब, ये सारे तृतीय श्रेणी उच्चावच माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, इसमें से कौन सी भौतिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट आपको बताऊंगा, जो इसमें अधिवास भूगोल जो लिखा है ना, ऑप्शन सी यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। बाकी जो और जो है ये जो तीनों हो जाते हैं ये आपके जो है फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत, यानी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलती है? तो ऑप्शन कह रहा है भूकंप, तापमान, घनत्व। तो इन तीनों से मिलती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अर्थक्वेक, टेम्परेचर और डेंसिटी से ही हमको अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर था कि मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता, यानी जो डिसकंटिन्यूटी होती है, जो सेपरेट करती है मेंटल को कोर से, ये विभाजित करने वाली असंबद्धता क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुटेनबर्ग। इसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। अब अगला 5वां क्वेश्चन क्या करता है स्टूडेंट, कह रहा है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, यानी द डेंसिटी जो होती है डिफरेंट कॉलम की इक्वल टू देयर एंड डिफरेंस इन द डेप्थ। तो उनकी जो स्तंभों का घनत्व और उनकी गहराई में परिवर्तन जो होता है, ये कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है प्राट ने ही कहा था कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। प्राट इनका ये स्टेटमेंट है, तो प्राट आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को क्या कहा? तो वैगनर ने पेंजिया के जो चारों ओर विशाल जलराशि थी इसको क्या कहा? इसको पैंथलासा बोला, जो कहा कि ह्यूज मास अराउंड द पेंजिया, या ह्यूज जो वाटर जो है वाटर मास इसको एग्जैक्टली कहेंगे, अराउंड द पेंजिया इज कॉल्ड पैंथलासा। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, पैंथलासा का, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेगनर ने महाद्वीपों के तटों के समानता का नामकरण क्या किया है? कि वेगनर नेम द सिमिलरिटी इन कोस्टल कंटिनमेंट। तो सिमिलरिटी को क्या बोला है? तो सिमिलरिटी को या समानता को स्टूडेंट जिगसा फीट, ऑप्शन जो सी हमारा है ना, जिगसा फीट बोला है, ठीक है, जिगसा फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, इनमें से कौन सी लघु प्लेट है? अब इसमें से छोटी प्लेट या लघु प्लेट क्या है? माइनर प्लेट की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट। तो इसमें से स्टूडेंट अंटार्कटिका, अफ्रीका और प्रशांत ये नहीं है, जो हमारा नचका है ना यही हमारा माइनर प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटों का संचालन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो स्टूडेंट बात करें कि प्लेटों का जो संचालन होता है ना वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए कह रहा है कि 3 प्रकार, ये राइट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट, ये जो 3 प्रकार से होता है और ये तीनों प्लेटें क्या है, नाम भी नोट कर लेगा, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेट सीमाएं, ठीक है। तो ये होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं दिखाती हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित यानी परिवर्तन वाली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पर्वत और घाटियां किस संचालन से बनते हैं? पर्वत और घाटियां किस संचालन से बनते हैं स्टूडेंट? तो अब ये क्वेश्चन जब है तो इसका राइट आंसर है कि वर्टिकल मूवमेंट से, यानी जो माउंटेन और वैली फॉर्म होते हैं वो वर्टिकल, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर संचलन कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर संचलन से, वर्टिकल मूवमेंट से हमारा माउंटेन और वैली फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है, तो जो कह रहा है कि अ फॉल्ट फॉर्म्ड बाय कंप्रेशनल फोर्स, तो कंप्रेशनल फोर्स यानी संपीड़न बल जिसको कहते हैं कंप्रेशर करके, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रिवर्स फॉल्ट के नाम से हम जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो कहते हैं ना रिवर्स फॉल्ट, उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स फॉल्ट के नाम से जानते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश क्या बनता है? व्युत्क्रम भ्रंश बनता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सतह का वो भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है, तो कहां पे भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव कहां होता है? तो उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप का जो केंद्र होता है ना, ईपी सेंटर से ही लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहां अनुभव होता है, वहीं से नापते हैं कि कितना वो था, तो उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप का केंद्र को क्या बोलते हैं? फोकस नहीं बोलते हैं, ये सब फोकस नहीं है। ठीक है, उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, जिसको ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और जो ईपी सेंटर होता है ना, ये फोकस के निकट ही रहता है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि फास्टेस्ट सिस्मिक वेव क्या है? तो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव जो होती है स्टूडेंट, वो पी वेव होती है। वो उसको पी वेव, जो सबसे तीव्र वाली भूकंपीय लहर जो होती है, फास्टेस्ट जो होती है वो पी वेव होती है। इसको हम कंप्रेशन वेव यानी संपीड़न वेव के नाम से भी जानते हैं, संपीड़न वाली लहर के नाम से भी जानते हैं। और पी लहर जो होता है, इसको कंप्रेशन वेव जानते हैं। ये 340 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिएगा कि 340 मीटर पर सेकेंड चलती है। ठीक है, ये एक स्पीड से ये चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ज्वालामुखी उद्गार से निस्तृत निशस्त्र पदार्थ यानी सबस्टेंस इजेक्टेड जो निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन से, यानी ज्वालामुखी के फटने से वो निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, लावा। ठीक है, ज्वालामुखी से लावा ही तो निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निर्मित वाह स्थलाकृति नहीं है, तो ज्वालामुखी से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल टोपोग्राफी मेड बाय वॉल्केनो, तो वो क्या नहीं बताया? तो सिलेंडर, शंकु, लावा डाट, ठीक है, लावा प्लग जिसको कहते हैं, और काल्डोरा, तो ये तीनों बनते हैं। और क्या नहीं बनता है? लैकोलिथ, लैकोलिथ नहीं बनता। ज्वालामुखी निर्मित वाह स्थलकृति यानी जो है एक्सटर्नल टोपोग्राफी, ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है। बाकी जो कर रहा है सिंडर, शंकु, लावा प्लग और काल्डेरा, ये सारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक क्या नहीं है? तो कह रहा है भौतिक या सूर्य ताप दाब और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट बात करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट नहीं है। फिजिकल एंड मैकेनिक, भौतिक या यांत्रिक वेदरिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा स्टूडेंट। मैं बस आपको आंसर, सही आंसर बता रहा हूं ताकि आप चीजों को जोड़कर एकदम सही याद करें, इधर उधर कंफ्यूज ना हो। कार्बोनेशन की प्रक्रिया में किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है? तो जो प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन होता है, तो कार्बोनेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा किस पे होता है? लाइमस्टोन पर। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी के अपरदन कार्य से निर्मित स्थलकृति है। अब नदी से जो लैंड फार्म फॉर्म्ड बाय इरोजन वर्क ऑफ द रिवर, यानी नदियों से जो बन जाता है, नदियों के अपरदन से जो स्थलकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? तो नदियों के अपरदन से जो बनती है स्थलकृति, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि द ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि इसमें न एक मिनट स्टूडेंट, अगर हम कह रहा है कि नदी के, तो डिस्पोजिशनल लैंड फॉर्म फॉर्म्ड इन ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। स्टूडेंट दो क्वेश्चन में डेल्टा था, तो अगर गलत बोला होगा तो फिर से खुद को करेक्ट करेगा। जो 19 क्वेश्चन है कि कह रहा है द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म फॉर्म्ड इन ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर इज कॉल्ड डेल्टा, यानी नदी के जीरो अवस्था, जब लास्ट स्टेज में नदी पहुंच जाती है तो उससे निर्मित निक्षेप जनित स्थलकृति को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डेल्टा होगा। और इससे पीछे का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूं, वो कह रहा है लैंड फॉर्म फॉर्म फ्रॉम इरोजन वर्क ऑफ द रिवर। ठीक है, तो नदी के अपर्दन से, एक तो जीर्णावस्था जो लास्ट ओल्ड एज में पहुंच जाती है, और अपर्दन कार से निर्मित जो स्थलकृति होती है उसको, तो वो नदी वेदिका, जिसको हम रिवर टेरेस कहते हैं। ठीक है, तो लैंड फॉर्म फाउंड फ्रॉम इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर इज रिवर टेरेस। ओके,
और 19वां बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं जब वो ओल्ड स्टेज में आ जाती है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण, ठीक है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो अपने यूथ के ओल्ड स्टेज में, हमने बता दिया आपको क्या बनता है, और युवा अवस्था में क्या बनता है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। जो वी शेप्ड वैली फाउंड होती है वो किस स्टेज में रिवर की होती है? यूथ में। हमने देखा कि ओल्ड स्टेज में फॉर्म होती है वो डेल्टा फॉर्म होती है, ठीक है। और जो इरोजनल फॉर्म की वजह से होती है उसको रिवर टेरेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। अब ओजोन परत कहाँ पे स्टूडेंट बात करें तो ओजोन परत जो है आयनोस्फीयर में पाया जाता है, जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा समताप मंडल। आयनोस्फीयर रहता तो वहां पे भी हम देख लेते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस नहीं है। तो अब वायुमंडल में नाइट्रोजन तो है लेकिन जलवाष्प जो है वो गैस ही नहीं है, तो जलवाष्प तो वाटर वेपर है और ये वायुमंडल में परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेड विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड बढ़ता है और टेम्परेचर गिरता है, यानी धरातल से ऊंचाई तापमान गिरने की दर को सामान्य पतन दर, जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ये इसको कहते हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है और जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। अधिकतम तापमान कब अंकित किया जाता है? कहाँ अंकित किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सब ट्रॉपिकल रीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। स्टूडेंट साथी बताना चाहूंगा कि जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, पढ़ना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप आंसर को क्रॉस चेक करिएगा। बहुत सारे आंसर गलत दिए गए, बिना आंसर को चेक किए हुए डायरेक्ट रट के जाके सीधे टिक लगा के मत चले आइएगा। पढ़िए, उस चीज़ों को अच्छे से सर्च करिए, चीज़ों को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अंदर से अगर कोई बुक हो तो उसके थ्रू भी स्टडी करिएगा। पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या है। तो स्टूडेंट पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 7। जो हम एयर प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ इज 7 इन नंबर्स, ओके। तो अगला क्वेश्चन जो करा, ए हॉट लोकल विंड। अब ये तो सब बच्चों को गर्मी में कौन सी हवा चलती है? गर्मी में तो लू बहता है, जिसको लू बोलते हैं। तो हॉट विंड को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लू। हॉट लोकल विंड को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। किस स्थानीय हवा को हिमभक्षक कहा जाता है, यानी विच लोकल विंड इज कॉल्ड स्नो ईटर। तो स्नो ईटर का नाम किसको है? चिनुक को। चिनुक जो विंड होती है उसको स्नो ईटर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बात करें, चिनूक जो है वो गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है, जो लेवेल्ड की तरफ से या रॉकी यानी जो प्रेरीज के मैदान है के पूर्वी हिस्से से बहती है। चिनूक सर्दियों में अधिक मतलब ये वो कहर ढाती है, ठीक है। तो ये आपका चिनूक हवा के बारे में है और ये एक तरह से गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है, जो उत्तरी राज्य अमेरिका में भी आप कह सकते हैं प्रेरीज के मैदान उतरी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय पवन नहीं है, विच इज नॉट अ परमानेंट विंड, यानी जो किस एरिया की परमानेंट विंड नहीं है, ठीक है, स्थायी पवन नहीं है। तो ये जो कर रहा है कि ब्रिक फिल्डर जो होता है स्टूडेंट, ये स्थानीय पवन नहीं है, ठीक है। बाकी जो इसमें स्थानीय, बाकी जो कह रहा है कि स्थानीय पवन है, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जो इक्वेटोरियल ट्रेड विंड और वेस्टरलाइज, ये पछुआ हवा, ये सब स्थानीय पवन है, लेकिन ब्रिक फिल्डर जो है वो स्थानीय पवन नहीं है। अगला है, कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। तो कोपेन ने विश्व को ABCDE यानी टोटल 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। टोटल 5 में बांटा है, ABCDE में, ठीक है। 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है? तो कोपेन ने जो होता है कि इंडिकेटर कोपेन यूज टू मानसून फॉर इंडियन क्लाइमेट, कोपेन यूज फॉर मानसून क्लाइमेट के लिए, तो उसके लिए किस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया? तो उसका राइट आंसर है स्टूडेंट, इन्होंने एम का एम ए और स्मॉल एम शब्द का इस्तेमाल मानसूनी जलवायु यानी जो कहता है कि मानसून क्लाइमेट के लिए इंडिकेटर के रूप में यानी सूचक के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन है, यानी जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर। तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर को डीप ओशन प्लेन्स, गहरे सागरी मैदान के नाम से हम जाते हैं, डीप ओशन प्लेन्स। ऑप्शन सी से हो जाएगा, डीप ओशन प्लेन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, मैरियाना ट्रेंच। दुनिया का सब विश्व का जो ओशन डीपेस्ट ओशन ट्रेंच क्या है, इसको बोला ही जाता है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा गर्त वाला स्थान है मैरियाना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन जो आया था, पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान।
तो पृथ्वी के समस्त महासागरों के औसत तापमान की बात करें स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है 17.2। ठीक है, यानी जो एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल ओशन ऑफ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लेना है तो माना जा सकता है कि 17.2 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सागरीय जल में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी जो होता है हाईएस्ट क्या पाया जाता है सी वाटर में, तो सोडियम क्लोराइड। सैलिनिटी के लिए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कौन सी, विच इज नॉट अ कोल्ड करंट, शीत महाधारा यानी नहीं इसमें से, तो इसमें से कनारी धारा, ये भी शीत धारा है, हमबोल्ट धारा और ओयासीरो धारा, ये तीनों क्या है, ये जो है कोल्ड करंट है, लेकिन अगुलहास धारा ये कोल्ड करंट नहीं है। ठीक है, अगुलहास करंट जो है ये कोल्ड करंट में इसको नहीं शामिल किया जाता है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा, अब जो कौन सी करंट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो हमारा ये कह रहा है, तो इसमें जो कह रहा है ना कि गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है ना, ये जो है ये मैक्सिको से नहीं निकलती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको से इसका उद्भव नहीं होता है। स्टूडेंट इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में मैंने अगर नहीं बोल दिया होगा तो उसको अवॉइड करेगा, कि कह रहा है कि मैक्सिको से मतलब खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा, नहीं, मैंने गलती बता दिया कि यही मात्र एक धारा है जो होती है, बाकी जो बेगुला है अब और जो लेब्राडोर धारा है और ब्राजील धारा है, ये मैक्सिको से तो सीधे पता चला ब्राजील धारा ऐसे निकलती नहीं, गल्फ स्ट्रीम जो है धारा ये जो है ये मैक्सिको से ही निकलती है। ठीक है, तो यही होगा कि मैक्सिको के खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म और तेज अटलांटिक महासागर की धारा है जो मैक्सिको के खाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और ब्राजील धारा ब्राजील से निकलती है। और जो जैसे जो ये बेगुला धारा कह रहा है स्टूडेंट, तो बेगुला धारा ये शीतल धारा है और दक्षिणी अंध महासागर से बहने वाली महासागरीय जल धारा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको के खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम और बेगुला धारा जो निकलती है ये अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर से बहने वाली महासागरीय ठंड जल धारा है। ठीक है, शीतल जल धारा जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी ऑन बेसिस ऑफ शेप कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ जो होता है ना सी में पाया जाता है, तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आंसर 3, ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। कह रहा है प्रवालों के विकास के लिए औसतीय सागरीय लवणता होनी चाहिए, तो प्रवालों के विकास के लिए जो स्टूडेंट जो हमारे कोरल रीफ होते हैं उनके लिए एवरेज ओशन सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, सैलिनिटी मतलब नमक या खारापन कितना होना चाहिए, तो एग्जैक्टली उनके ग्रोथ के लिए 27 से 35 डिग्री के पास माना जाता है, एग्जैक्टली आदर्श माना जाता है। तो 26 से 27 पे हम नहीं लगाएंगे, 27 से 30, तो ये 27 से 35 के आसपास होता है। तो स्टूडेंट जो ये 28 से 32 है ना, ये हमारा सबसे क्लोज है, तो इसके साथ ही हम जाएंगे। 28 से 32% माना जाता है, कई लोग इसको 27, इसका मतलब मोटी और बढ़ा के लें तो 27 से 35 लिया जाता है, इसलिए हम 27 से 30 को ना मान के 28 से एक ज्यादा करके 32, तो ये 28 से 32 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 से 32 को मानते हैं। ठीक है, एवरेज ओशन सैलिनिटी को। अगला क्वेश्चन है, युति वियुति या सिजगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं, तो जो टाइड आती है, युक्ति युक्ति यानी कंजक्शन ऑफ पोजीशन आर सिजगी इज कॉल्ड, जो टाइड आती है इन द कंडीशन ऑफ कंजक्शन ऑफ पोजीशन आर सिजगी इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको दीर्घ ज्वार कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को ऑप्शंस पे स्टूडेंट आप जाके देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपके लिए इसमें जाकर वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे करें, जो भी ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट उसको जाके अच्छे से चेकआउट करिएगा जरूर। ठीक है, और ये इससे संबंधित एक और वीडियो हमने अपलोड किया है, वो भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु प्रोपाउंडेड द स्टेशनरी वेव थियरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ टाइड, तो कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग जिसको स्टेशनरी वेव थियरी कहते हैं, अगर आप याद रखिएगा उसको, कई बार इसका अंग्रेजी नाम हिंदी में भी दे देगा, उसको सीधे लिख देगा स्टेशनरी वेव थियरी से रिलेटेड ओरिजिन ऑफ टाइड क्या है, तो उसको क्या किसने दिया है, ओरिजिन ऑफ टाइड किसने दिया, तो इसको हैरिस ने दिया है। आप राइट आंसर आपका हो जाएगा हैरिस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे आपके लिए कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा और इससे पहले जो एक पेपर और हुआ है उसके जाके 40 क्वेश्चन को उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप 80 क्वेश्चन
आपके जो तैयार रहेंगे, इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी होगा, उसे भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे भी आप हमारे संपर्क में, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे भी आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको एग्जाम के लिए गुड लक, अपनी तैयारी में जम के तैयारी करिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से हमारे पास पहुँचाइएगा, हम आपका उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।